हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 ये हिंदी का बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, एकदम बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है बच्चों। हिंदी मॉडल पेपर से लिया गया 2023 में आने वाली संभावनाएं क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से वो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा बच्चों। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको 480 प्लस नंबर लाना है किसी भी सब्जेक्ट में बच्चों, मेरा मतलब कुल मिला के बच्चों, क्योंकि 5 सब्जेक्ट होता है, 6 सब्जेक्ट होता है बच्चों, जिसमें से इंग्लिश का हटा के 5 सब्जेक्ट का 500 नंबर में अगर 450 या 480 प्लस नंबर लाना है तो आपको मेरी एक एक वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखना होगा। आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाइए वहाँ से प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ से लाइन बाय लाइन सारा वीडियो मिल जाएगा बच्चों। ये हिंदी का बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, लगभग 30 क्वेश्चन का पैटर्न है जो कि हिंदी का है। पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न बच्चों, जो कि सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ठीक है बच्चों। वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, वीडियो का डिसाइड ये आप अंतिम में करना, पहले पूरा वीडियो पढ़ लेना। अगर आप इतना कहेंगे कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले और साथ ही अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए फटाफट सेशन को शेयर करते, समय नहीं बर्बाद करते, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते क्योंकि आप सभी का समय बहुत ही कीमती है। आज का पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? आज का पहला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? आपका प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो बच्चों इसका आंसर होगा, आधुनिक युग में भी जातिवाद का पोषण होना। आधुनिक मतलब आज का युग में भी जातिवाद का पोषण होना, इसके पोषकों की कमी नहीं होना, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार से विडंबना की माना गया है। बच्चों आपसे एक बात कहूँगा प्यारे बच्चों, आप लोग को क्या करना है कि कलम और कॉपी लेके बैठे, ताकि जो भी क्वेश्चन जो है आपको इंपॉर्टेंट लगे वो क्वेश्चन का नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, और उसे आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं। बच्चों मेहनत वही करेगा, सफलता वही पाएगा जो मेहनत करेगा, इसलिए आपको मेहनत लगातार करना है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा बच्चों, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है, इसमें मानवीय कार्य कुशलता की वृद्धि नहीं हो पाती है, इसमें स्वभावतः मनुष्य की दुर्भावना से ग्रस्त रहकर कम और टालू कार्य करने का विवश होना पड़ता है। ये था प्यारे बच्चों दूसरा का आंसर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो बच्चों सेन साहब एक अमीर आदमी थे, ठीक है, सेन साहब वाज अ रिच मैन। खोखा उनके बुढ़ापे के आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम को जैसे अपवाद था, खोखा जीवन के नियम से अपवाद था और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे? बच्चों सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते थे और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया, ठीक है। ये था चौथा का आंसर। पांचवा देखिएगा प्यारे बच्चों, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है। यह है लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, छठा प्रश्न प्यारे बच्चों, कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? तो मनुष्य लगातार अपना नाखून इसलिए काटता है क्योंकि मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मनुष्य एवं पशु एक समान थे, मतलब समझ रहे बच्चों, प्रारंभिक काल में मनुष्य और पशु एक समान थे। नाखून अस्त्र थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई मनुष्य पशु से भिन्न होता गया, मतलब अलग हो गया, चेंज होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता, संस्कृति में लगातार नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया और जो नाखून अस्त्र थे अब उसे सौंदर्यता के यानी सुंदरता के रूप में देने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखाई देने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता था। यह था मनुष्य के नाखून का बार बार काटने का पीछे का कारण। अभी तक आपको वीडियो अगर नहीं आपने लाइक किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हम लोग मोटिवेट होते हैं, आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, ठीक है बच्चों। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? देखिए बच्चों समझिएगा आंसर। कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जब जंगली था उसे नाखून की जरूरत थी।
वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन के हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उस समय उसके पास लोहे या कारतूस वाले अस्त्र नहीं थे, इसलिए वो नाखून को अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है। वहाँ तक तर्क संगत है। इसलिए पहले के लोग जो है नाखून को औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। चलिए 8वां प्रश्न देखिएगा। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? प्यारे बच्चों, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि प्राचीन काल से मनुष्य जंगली था। वह वनमानुष की तरह था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। आज नखदर मनुष्य आधुनिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो, मतलब छूटे नहीं हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। तुम वह प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो। पशु की समानता तुमसे अब भी विद्यमान है। कि तुम नाखून और दंत तुम्हारे अंदर यह दर्शाता है प्यारे बच्चों कि तुम पहले जानवर थे, अब तुम जानवर नहीं हो, लेकिन जानवर का स्वरूप तुम्हारे अंदर जिंदा है। ठीक है बच्चों, चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिएगा। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो बच्चों देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृतिक और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। बच्चों अगर आपको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो पीसीपी क्लासेस देख रहे हैं, ये पीसीपी क्लासेस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस क्लास के द्वारा ही हम आपको वीडियो लगातार दे पाते हैं, पढ़ा पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप पीसीपी क्लास को सपोर्ट करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। देखो बच्चों, फिर से बोलूँगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। कोई गारंटी नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। यहाँ पे क्या है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? देखिए, नागरी नाम की उत्पत्ति, इसका अर्थ के बारे में विद्वानों ने बड़ा मतभेद था, मतलब आपस में बड़ा बहस छिड़ी। एक मत के अनुसार गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने पहले नागरी लिपि को इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। ठीक है बच्चों, एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर हैं, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा, मतलब देवताओं की नगरी। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? तो प्यारे बच्चों, विद्वानों के विचार हैं कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के विलेख से पहले नागरी लिपि का लेख प्राप्त होते हैं। ये था बच्चों 11 नंबर का आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते बच्चों। 12 नंबर प्रश्न क्या, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए, उनके विवरण दे। देखिए बच्चों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो थे, विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेशों से प्राप्त हुए हैं। ये था 12 नंबर का आंसर, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न यानी 13 नंबर। पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम वर्णन करें। बच्चों आप लोग क्वेश्चन में एक पैटर्न देख रहे होंगे, लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर का आपको मिल रहा है हर एक क्वेश्चन। जैसे पहले जाति प्रथा, फिर दूसरा प्रश्न, दूसरा जो पार्ट है नलिन बिलोचन शर्मा, और फिर क्या क्या है, मतलब बिस्मिल्लाह खां, नागरी लिपि, देवनागरी, अवन नियम, मछली, जो लाइन बाय लाइन चैप्टर उसी सब का आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मतलब क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों चुने हुए क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी में आपको नंबर उठाना बहुत ज़रूरी है। हिंदी हमारी मातृभाषा, अगर हिंदी में कम नंबर आएगा तो खुद पे लालत है प्यारे बच्चों। इसलिए अपने अंदर की भावनाओं को देखो, आपका अंदर क्या है, क्या बात नहीं है। आपका दिल भी आपको अगर धित्कारेगा अगर कम नंबर लाओगे हिंदी में, तो इसलिए हिंदी में फोकस करो। ठीक है, वैसे तो सभी सब्जेक्ट में फोकस करो, पर हिंदी को जो आसान समझते हैं वो जरूर मुँह के बल खाते हैं, क्योंकि हिंदी भी आसान नहीं है बच्चों। ठीक है, देखिए 13 नंबर आंसर क्या है,
अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते थे और शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा के सानिध्य में भी बचपन में शहनाई वादन की कौशल विकास की लंबावित किया। 14 साल की उम्र में वो बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत के साधारणत हुए और आगे चल के महान कलाकार हुए। ये था बच्चों 13 नंबर का आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारिए, कॉपी में उतारिए या फिर चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों। 14 नंबर प्रश्न बच्चों, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? सो इसी क्वेश्चन, बहादुर अगर अपना पढ़ा होगा तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ठीक है, देखिए, एक बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की। लड़के का मन जो है माँ से फट गया और वो चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। और घर से भागने के बाद लेखक के साले ने उसे पकड़ लिया और वो अपने लेखक के घर चला गया। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि बहादुर के सबसे दिल बहादुर, सब पूरा नाम दिल बहादुर था, तो दिल बहादुर के सबसे दिल क्यों उड़ा दिया? तो लेखक की पत्नी को दिल बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बड़ा लग रहा था। ठीक है, इसलिए बहादुर अच्छा सुटेबल लगा, इसलिए उन्होंने दिल बहादुर शब्द के दिल उड़ा दिया, सिर्फ बहादुर रहने लगा। ठीक है, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न करवा दिए। चलिए 15 नंबर देखिएगा प्यारे बच्चों। 15 नंबर क्या है? बहादुर का चरित्र चित्रण करें। बहादुर कहानी का नायक है। उम्र 13 से 14 की थी। ठिगना कद यानी कि हल्का छोटा हाइट, गोरा शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की उपेक्षा और प्रताड़ना का शिकार हुआ। मतलब माँ की नफरत और माँ की मार का शिकार हुआ और अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मानवीय भावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो स्वाभिमानी और ईमानदार है। ये था बहादुर का चरित्र। ठीक है बच्चों, चलिए 16 नंबर देखिएगा प्यारे बच्चों। 16 नंबर प्रश्न है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित ना हो सके। यह था आदर्श समाज। मतलब एक गंदी सोच, जैसे छुआछूत हो गया, ऊंच नीच का फासला एक जगह से दूसरे जगह में समाज में नहीं फैलना चाहिए। ये बात यहाँ पे साफ साफ कही गई है। 17 नंबर देखिएगा, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दे। प्यारे बच्चों, बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। वे अच्छे स्वभाव के थे। वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, उसी समय बाबूजी की मृत्यु हो गई और महाराज की तालीम बाबूजी ने ही दिया। उम्मीद है बच्चों आपको इसका आंसर याद हो गया। बच्चों इतना प्रेम और इतना बढ़िया से क्वेश्चन समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, कि हमको नहीं लगता कि आपको इसको दोबारा याद करने का जरूरत होगा, आपको ऐसे ही याद हो जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों तो बदले में हमको और कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी मित्रों के पास। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखिएगा प्रश्न, बिरजू महाराज कौन से वाद्य बजाते थे? प्यारे बच्चों प्रश्न है, बिरजू महाराज कौन से वाद्य बजाते थे? तो बिरजू महाराज सितार बजाते थे, गिटार बजाते थे, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते थे। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखिएगा, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। ठीक है प्यारे बच्चों, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालना है। उत्तर, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का बचपन में नाचा करते थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के साथ बचपन में क्या करते थे? नाचा करते थे। आगे भारतीय कला केंद्र में उनके सानिध्य मिला। शंभू महाराज के साथ सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। शंभू महाराज उनके चाचा थे। बचपन से महाराज से उनका मार्गदर्शन मिला। तो प्यारे बच्चों यह 19 नंबर का आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 20 नंबर क्या है? 20 नंबर रसखान रचित सवैया का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, रसखान जो थे उसने जो रचा था उस सवैया, उसका भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। आपके आंसर बच्चों, रसखान रचित सवैया में ब्रज भूमि के प्रति उनका हार्दिक प्रेम था, प्रकट होता था। रसखान का अपने ब्रज भूमि जी थी उनके प्रति उनका बड़ा प्रेम था। सवैया में उन्होंने कहा कि ब्रज भूमि की एक एक वस्तु, स्थान, सरोवर, कंटीली झाड़ियाँ सुखदायक है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा के अवतार श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। ये था रसखान द्वारा अपने भावार्थ का शब्दों में लिखना। ठीक है बच्चों, उम्मीद आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। 21 नंबर की ओर बढ़ते हैं बच्चों, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। बच्चों कवि कृष्ण और राधा के प्रेम से मनोमुग्ध हो गए और उनकी मनमोहक छवि को देखकर मन पूर्णतः युगल में रम जाता है। इसलिए उन्हें लगता है
कि इसे देह में मन रूपी मानी को कृष्ण को ने चुरा लिया है। ठीक है, ये था 21 नंबर का प्रश्न। उम्मीद है उत्तर आप इसे नोट्स कर रहे होंगे। चलिए 22 नंबर देखिए बच्चों कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या फील होता है, क्या अनुभव होता है। तो बच्चों नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को लगता है कि जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे नदी साथ बह रहे हैं और नदी के पास रहने से लगता है कि स्वयं नदी हो गए हैं और स्वयं से नदी को की झलक देख रहे हैं। ये था बच्चों 22 नंबर का प्रश्न। चलिए 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है। देखिए मनुष्य का जो जीवन है ना प्यारे बच्चों, वो पत्थर की समानता और विषमता में क्या है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, मानव का जो जीवन बड़ा सुख और दुख से व्यतीत होता है। जीवन परिवर्तन शैली पथ पर अग्रसर होता है। मानव उतार चढ़ाव देखता है। पत्थर भी मानव की तरह परिवर्तनशील समय का सामना करता है। पत्थर भी शीत और ताप दोनों को सहता है। मानव अपनी प्राचीन गाथा को गाता है कि पत्थर भी प्राचीनता का अपने सहेज रखता है। मानव अपनी भावनाओं को प्रकट करता हुआ परंतु पत्थर मूक रहता है। मानव जो है प्यारे बच्चों वो व्यक्त कर देता है कि हमें यह सुख यह दुख मिला, लेकिन पत्थर जो है वो व्यक्त नहीं कर पाता है। जबकि पत्थर भी मानव की तरह वो हर सर्दी हर गर्मी हर बरसात को झेलता है, मतलब हर सुख हर दुख झेलता है। बस यही लेखक ने पत्थर की विषमता और मनुष्य की समानता को एक दूसरे से प्रभावित किया है, मतलब समानता की है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखलाई पड़ी, स्पष्ट करें। देखिए प्यारे बच्चों, आदमी के चंगुल से आकर मछली कटने की विवश थी। पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मतलब गमछी में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरा में करवट लिए पहनी हुई साड़ी सर तक ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते हुए दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी को सिरहाना में मछली को लहराना दोनों में समानता दिखलाई पड़ी। देखिए मैं समझाता हूँ। जिस तरह मछली को एक बार कपड़े में जाल में लिपटने के बाद वो कटने के लिए विवश हो जाती है, मजबूर जाती है, उस तरह एक लड़की महिला नाबालिग लड़की जो उसे उसके बिना मर्जी के उसकी शादी करते हैं या किसी और के पास उसको हम विवाह करते हैं जो उसकी मर्जी नहीं रहती है, तो वो मछली की तरह जो है छटपटाने जैसी मजबूर हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती, मजबूर होती है। उम्मीद है आपको 24 नंबर का प्रश्न समझ में आया होगा बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। 25 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। अभिलाषा मतलब इच्छा। मछलियों को लेकर बच्चों के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। बच्चे थे, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको वो मन किया वो करेंगे। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 26 नंबर प्रश्न क्या है। 26 नंबर प्रश्न बच्चों, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। तो बच्चों सुनिएगा आंसर। झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गए क्योंकि इस गली से घर नज़दीक पड़ता था, दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी, इसलिए वो पतली गली में घुस गए। 27 नंबर देखिएगा, पिताजी किसे नाराज थे और क्यों। पिताजी नरेन से नाराज थे क्योंकि बच्चे मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे मछली को पालना चाहते थे। कोमल बालमन मछली को कटते देख विहल हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। विहल मतलब बहुत दुखी हो उठा और पीछे पीछे भग्गू को भागना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आ गई। पिताजी ने इन हरकतों से कारण नाराज हो गए थे। उम्मीद है आपको 27 नंबर प्रश्न समझ में आया होगा। 28 नंबर देखिएगा, डुमराव की महत्ता किस कारण से है। बच्चों डुमराव की महत्ता जो है शहनाई के कारण है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह था 28 का आंसर। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों। 29 नंबर प्रश्न क्या है, सुशीरवाद किन्हें कहा जाता है। शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार है। सुशीरवाद ऐसे वाद हैं जिनमें नाड़ी नरकट या रीढ़ होती है, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। अरब देशों में ऐसे वाद्यों को नए कहा जाता है और उनमें शाह को शहनाई की उपाधि दी गई है क्योंकि यह वाद मुरली श्रृंगी जैसे अनेक वाद्यों से अधिक मोहक है। ठीक है बच्चों, यह 29 नंबर प्रश्न। ठीक है बच्चों, आज का लास्ट
और आखिरी प्रश्न बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। 30 प्रश्न पढ़ लेते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा जरूरी अंग क्या अंग होना चाहिए? तीसरा प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? उत्तर, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम से प्रेम से, घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। मतलब प्रेम से जीतना सीखे, प्रेम से घृणा को जीत लीजिए, सत्य से असत्य को जीत लीजिए, कष्ट से सहन को सीख लीजिए, हिंसा को आसानी से सीख लीजिए। यह सब चीज़ें गांधी जी के अनुसार बचपन में शिक्षा का महत्व है। इस तरीक़े से बच्चों सुपर 30 हमने क्या किया कि आपको सब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिया। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया बच्चों। अब जाकर अगर आपको चैनल पसंद आया तो वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स उठे एग्जाम में बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आप हमें ज़रूर बताइए कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो बच्चों लाइक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। क्या होता है बच्चों कि आपके लाइक करने से कुछ होता नहीं है, बस हम लोग मोटिव होते हैं कि बच्चे इतने बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हम लोग को और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाना चाहिए। तो उम्मीद है बच्चों कि आज का किया हुआ मेहनत आप सफल बनाएंगे, हमारे चैनल को शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और खूब मन लगा कर पढ़े और अपने माँ बाप के साथ साथ अपने गुरुओं का भी मान रखें और रोशन करें नाम उनका। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।